शुरुआत में हम एरिना को देखते हैं, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हर तरफ खबरें आ रही थीं कि पूरी दुनिया में एक अजीब और खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। एरिना की कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि सभी कर्मचारी मास्क पहनकर ऑफिस आ रहे थे। एक दिन जब एरिना ऑफिस के वॉशरूम में जाती है तो वह देखती है कि उसकी एक सहकर्मी बेहोश होकर पड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। यह देखकर एरिना समझ जाती है कि वह लड़की नई इन्फेक्शन की चपेट में आ चुकी है। अब यह डर कि कहीं यह बीमारी उसे भीन हो जाए, वह अपने सामान उठाती है और घर की ओर निकल पड़ती है। असल में कुछ समय पहले ही एरिना का अपने पति से तलाक हो चुका था और अब वह अपने इकलौते बेटे एंटन के साथ रहती है। एरिना को याद आता है कि आज सुबह जब वह अपने बेटे एंटन और अपनी मां के साथ पास के पार्क में गई थी, तब वहां भी एक आदमी इन्फेक्टेड हालत में पड़ा हुआ था। दूसरी ओर टीवी न्यूज में भी बताया जा रहा था कि यह नई इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो वह केवल 2 दिनों में मर जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। सरकार लोगों को लगातार चेतावनी दे रही है कि अब से वे घर के अंदर ही रहें। जिन लोगों की आंखें सफेद हो चुकी है, उनसे दूर रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि आंखों का सफेद हो जाना इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। सरकार ने हर तरफ से मिलिट्री लगाकर शहर को ब्लॉक कर दिया है ताकि लोग बाहर न निकल सकें। यह सब देखकर एरिना भी समझ जाती है कि बाहर की हालत जल्द ही और भी खराब होने वाली है। इसलिए वह अपने ऑफिस से सीधे अपने बेटे के स्कूल की ओर जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि स्कूल को पहले ही मिलिट्री ने घेर लिया है। वे किसी भी अभिभावक को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। दरअसल आज स्कूल के कई बच्चों में इन्फेक्शन पाया गया था। इसी डर से मिलिट्री ने सभी बच्चों को अंदर ही बंद कर दिया था। सभी इन्फेक्टेड बच्चों को बाहर ले जाया जा रहा था। बाहर खड़े माता पिता के विरोध करने के बावजूद मिलिट्री किसी को भी उनके बच्चों को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एरिना समझदारी से अपने बेटे एंटोन को स्कूल की बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में आने को कहती है ताकि वह उसे वहां से बाहर निकाल सके। हालांकि मिलिट्री ने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी एरिना नीचे की खिड़की का शीशा तोड़कर अपने बेटे को बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर शहर की सीमाओं को भी मिलिट्री ने सील कर दिया है। अब न कोई बाहर जा सकता है और न ही कोई अंदर आ सकता है। केवल सरकार की खाद्य आपूर्ति वाली गाड़ियों को ही चलने की अनुमति है। चेक पोस्ट पर बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके परिवार शहर के अंदर है और उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी संक्रमण फैलने के डर से सेना किसी को भी शहर में प्रवेश करने नहीं दे रही है। इन लोगों में एक व्यक्ति है जिसका नाम सरगेई है। दरअसल सरगेई एरिना का पूर्व पति है और एंटोन का पिता भी। उसे चिंता सता रही है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसका बेटा एंटोन शहर में फंसे हुए हैं। वह उन्हें लेने के लिए शहर में घुसना चाहता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह सेना उसे भी मना कर देती है। मजबूर होकर उसे वापस लौटना पड़ता है। सरगेई का घर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां वह अपनी वर्तमान पत्नी एना, बेटी नीना और बेटे मिशा के साथ रहता है। रात में जब सरगेई अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है, तभी अचानक उसे घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि कोई चोर आया है, लेकिन वह उसका पिता बोरिस होता है। बोरिस पहले सेना में काम कर चुका है। वह अपने बेटे सरगेई और बहू एना को समझाने लगता है कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि यह खतरा बहुत जल्द पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बोरिस आगे कहता है कि चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, जब सरकार गिर जाएगी और कोई कानून नहीं बचेगा, तब पैसे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। वह यह भी कहता है कि भले ही उनका गांव शहर से 15 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो लोग यहाँ भी लूटपाट करने आ सकते हैं। इसलिए उन्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो। सरगे ने बताया कि उसकी पूर्व पत्नी एरिना और उसका बेटा एंटन अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए वह सबसे पहले उन्हें लेने जाएगा और अगर वह सुबह तक वापस नहीं आता तो बोरिस अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाए। यह कहकर सरगे वहां से चला जाता है। सरगे के जाने के कुछ समय बाद ही बोरिस नोटिस करता है कि एक कार में कुछ लोग आसपास के घरों में घुसकर चोरी कर रहे हैं। वही चोर उनके घर में भी घुस आते हैं। शुरुआत में लियोन को लगता है कि शायद वे सेना के लोग हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये लोग हालात का फायदा उठाकर अमीरों के घरों में लूटपाट कर रहे हैं। उस समय घर के अंदर लियोन की पत्नी मेरिना और उसकी पहली पत्नी की बेटी पोलिना मौजूद होती है। चोर लियोन पर हमला करते हैं और उसकी पत्नी मेरिना को पकड़ने लगते हैं। उस वक्त मेरिना 8 महीने की गर्भवती होती है। उनके साथ कुछ गलत होने से पहले ही पोलिना पीछे से आकर उस आदमी के सिर पर वार करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। जब वह आदमी पोलिना की तरफ बढ़ता है तो पोलिना किसी तरह अपनी जान बचाकर उसे मार देती है। बाकी चोर सरगे के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोरिस अंदर से ही उन्हें चेतावनी देता है कि वह पहले आर्मी में था और उसका निशाना कभी चूकता नहीं है, इसलिए वे गलती से भी अंदर आने की कोशिश न करें। चोर चेतावनी नहीं मानते तो बोरिस उनमें से एक को मार देता है। यह देखकर बाकी चोर समझ जाते हैं कि बोरिस सच में बहुत खतरनाक है। वे अपने मरे हुए साथी की लाश उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लियोन और उसका परिवार वहां सुरक्षित बच जाते हैं। अब सभी मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए और सरगे का इंतजार करना चाहिए, जो मुख्य शहर में अपनी एक्स वाइफ एरिना और अपने बेटे एंटन को लेने गया है। दूसरी तरफ शहर में इस वक्त चारों ओर अफरातफरी फैली हुई है। एरिना अपने अपार्टमेंट से बाहर झांक कर देखती है और पाती है कि हर तरफ लोग मारे जा रहे हैं। उसे डर था कि कोई उसके घर में घुस न जाए। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। एरिना देखती है कि यह तो उसकी माँ है,
लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह डर जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी अब तक संक्रमित हो चुकी होती है। इसलिए एरिना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। बाहर उसकी माँ रोते रोते अंदर आने की गुहार लगाने लगती है, लेकिन एरिना जानती थी कि अगर वह अपनी माँ को अंदर आने देती तो वह और उसका बेटा एंटोन दोनों संक्रमित हो जाते। उसे सुबह की वह बात याद आ जाती है जब पार्क में वह आदमी गिर पड़ा था और सबसे पहले उसकी माँ ने ही उसे छुआ था। इसी वजह से उसकी माँ भी संक्रमित हो चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। एरिना डरते डरते दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार उसका एक सहस्पैन सर्गेई सामने खड़ा था जो उन्हें बचाने आया था। उसे देखते ही एरिना रो पड़ती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने अपने पुराने परिवार को नहीं बुलाया। सर्गेई उसे सब कुछ बताता है, कैसे शुरू में आर्मी ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया था, इसलिए वह सरकार के राशन वाले ट्रक में छिपकर आया और ट्रक ड्राइवर को बड़ी रिश्वत दी। इसके बाद वह जल्दी से एरिना और एंटोन को लेकर उसी ट्रक से निकल पड़ता है, लेकिन तभी वह देखता है कि ट्रक के आसपास की सारी चीजें लोग लूट चुके हैं। उन्होंने ट्रक के ड्राइवर को भी मार डाला था। मजबूर होकर सर्गेई ड्राइवर की लाश नीचे फेंक देता है और खुद ट्रक चलाने लगता है। इसी बीच लुटेरे ट्रक की आवाज सुन लेते हैं। किसी तरह सर्गेई उनसे बच निकलता है और आखिरकार शहर से बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर बोरिस और उसका पूरा परिवार बाहर जाने से पहले खाने और पानी का इंतजाम कर चुका था। इसी बीच सर्गेई की मौजूदा पत्नी एना शिकायत करती है कि सर्गेई को अपनी एक्स वाइफ और एंटोन को नहीं बचाना चाहिए था। अब वे उसकी फैमिली नहीं है, फिर भी उसने अपने पुराने परिवार के लिए सभी को खतरे में डाल दिया। तभी वे दूर से एक ट्रक आते हुए देखते हैं। वह सर्गेई ही था जो एरिना और एंटोन को सुरक्षित बाहर ले आया था। हालांकि सर्गेई की दोनों पत्नियों के बीच माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, एक उसकी एक्स वाइफ और दूसरी उसकी वर्तमान पत्नी। तभी मिशा बताता है कि दूर से और गाड़ियां इस तरफ आ रही है। सड़क के बीच एक आदमी खड़ा होकर मदद मांग रहा था, क्योंकि उसकी कार में उसकी गर्भवती पत्नी थी। एना चाहती है कि उन्हें भी साथ ले लिया जाए, लेकिन एरिना शहर की खराब हालत देखकर आ चुकी थी, इसलिए वह कहती है कि अब उन्हें अपनी सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। लियोन भी कहता है कि वे अपने अपने परिवारों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बाद वह आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर आगे बढ़ जाता है। सब लोग अपना सामान और सप्लाई लेकर 3 गाड़ियों में आगे बढ़ते हैं। पहली 2 गाड़ियों में सर्गेई का परिवार होता है और आखिरी गाड़ी में लियोन की फैमिली होती है, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ी ही दूरी पर सर्गेई की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। अब उन्हें गाड़ी को टो करके गैस स्टेशन तक ले जाना होगा ताकि वहाँ फिर से ईंधन भर सके। लियोन कहता है कि उनके पास टोचेन घर पर ही रह गई है, इसलिए वह अपनी गाड़ी से उसे लेने जाएगा, लेकिन यहाँ वह बाकी सबसे झूठ बोलता है। असल में लियोन सर्गेई के लिए रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह सबको धोखा दे देता है, क्योंकि टोचेन तो उसकी गाड़ी में ही थी। लियोन रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद लियोन की पत्नी मेरिना, जो प्रेग्नेंट थी, कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। लियोन एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है। गाड़ी में सिर्फ लियोन की बेटी पोलिना बैठी होती है। तभी वह देखती है कि कई गाड़ियां उनकी तरफ आ रही है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ घंटे पहले उनके घर पर हमला किया था। अब वे बदला लेने लौट आए हैं। खतरे को भांपते ही पोलिना तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और थोड़ी दूर झाड़ियों में छिप जाती है। जल्दी ही उसके पिता लियोन और मेरिना भी उसके पास आ जाते हैं। वे देखते हैं कि कैसे गैंग लीडर उनकी गाड़ी को पहचान लेता है। उन्हें समझ आ जाता है कि लियोन का परिवार आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। गैंग लीडर उन्हें ढूंढने का आदेश देता है। लियोन अब अपने परिवार के साथ बर्फ से ढके जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन पीछे से चोर उनके पैरों के निशान का पीछा कर रहे होते हैं। किसी तरह एक ढलान के नीचे छिपकर वह अपने परिवार की जान बचा लेता है। चोर पहले उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे काफी देर तक लियोन के लौटने का इंतजार करते रहे। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उन्हें शक हुआ कि लियोन ने उनसे झूठ बोला था और वह अपने परिवार के साथ भाग गया है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि लियोन का परिवार सामने से नहीं बल्कि उल्टी दिशा से चलता हुआ आ रहा है। सर्गेई समझ जाता है कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। लियोन उन्हें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। लियोन रोते हुए सारी सच्चाई बता देता है और माफी की भीख मांगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। अगर सर्गेई चाहता तो उसे वहीं छोड़ सकता था। फिर भी किसी तरह वे सब एक ही गाड़ी में एडजस्ट होकर पास के गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का हाल और भी बुरा था, क्योंकि वहां मौजूद बाकी लोग भी भाग रहे थे। सभी जल्दबाजी में पेट्रोल लेना चाहते थे। सर्गेई लियोन के परिवार से कहता है, हमने तुम्हें यहाँ तक लिफ्ट दे दी है, आगे तुम्हें अपनी गाड़ी की व्यवस्था खुद करनी होगी। इसके बाद लियोन आसपास घूम घूम कर बाकी परिवारों से लिफ्ट मांगने लगता है ताकि वे उसके परिवार को यहाँ से बाहर निकाल सकें। वह इसके लिए बहुत पैसे देने को भी तैयार था, लेकिन फिर भी कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि सबको संक्रमण का डर था। इसी बीच एक महिला खांस रहे एक आदमी की ओर इशारा करके कहती है, वह इन्फेक्टेड है। वह आदमी पहले तो चिल्लाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लोग डर जाते हैं और घबराहट में एक आदमी उसे चाकू मारकर भाग जाता है। बाकी लोग भी डर के मारे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर गैस स्टेशन छोड़कर भागने लगते हैं। वहाँ सिर्फ लियोन और उसका परिवार ही बचते हैं। सर्गेई अपने परिवार के साथ बिना पेट्रोल लिए ही वहाँ से निकल जाता है। पोलिना अपने पिता लियोन से कहती है कि वे उस मरे हुए आदमी की गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन्फेक्शन का खतरा था,
क्योंकि उसी गाड़ी में वह संक्रमित आदमी आया था। तभी लियोन को गैस स्टेशन का एक कर्मचारी दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है ताकि वह उन्हें इस ठंडी रात में अंदर सिर छुपाने की जगह दे दे। इसके लिए वह आदमी राजी हो जाता है। लियोन देखता है कि अंदर उस आदमी ने अपने लिए बहुत सारा खाना और गैस जमा करके रखी है, जिससे वह कई महीनों तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे और वह पोलिना का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। जब लियोन इसका विरोध करता है तो वह बंदूक निकालकर लियोन के परिवार को फिर से बाहर निकाल देता है। अब मेरिना की पोलिना भी रोने लगती है क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और अगर वे बाहर रहे तो ठंड में मर जाएंगे। तभी वे सर्गेई को वापस आते हुए देखते हैं। वह कहता है कि उनके जाने के बाद उसे लगा कि वे लियोन के परिवार को इस तरह मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, इसलिए वह रास्ते से वापस आ गया। लियोन उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि आगे से वह कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। वह उन्हें बताता है कि अंदर उसने बहुत सारा सप्लाई, खाना, पानी और डीजल देखा है। साथ ही वह कर्मचारी भी शैतान है जिसने उसकी बेटी पर गलत नजर डाली थी, इसलिए उसे सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी उन्हें सर्वाइव करने के लिए गैस और खाने की जरूरत तो थी ही, इसलिए सर के पैसों का बहाना बनाकर वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पीछे से बोरिस और लियोन अंदर घुसकर उसे बंधक बना लेते हैं। वे जल्दी जल्दी सारा खाना और गैस अपनी गाड़ियों में लोड करने लगते हैं, जो उस वक्त किसी खजाने से कम नहीं था। बाहर मिशा कंफर्म करता है कि जो मरा हुआ आदमी था वह असल में संक्रमित नहीं था। लोगों ने बेवजह डर के कारण उसे मार दिया था, मतलब उसकी गाड़ी सुरक्षित थी। इसलिए दोनों परिवार वह गाड़ी लियोन को दे देते हैं और स्टोर का सारा खाना और गैस लोड करके अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जाने से पहले बोरिस सबको बताता है कि वह एक ऐसी जगह जानता है जहाँ कभी कोई इंसान नहीं पहुंच पाएगा। उसने अपने लिए एक केबिन बना रखा है जो एक सीक्रेट झील के किनारे है। उस झील के 1000 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है, इसलिए वे सब वहां जाकर आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा झील से मछली पकड़कर वे खाना भी जुटा सकते हैं। इसलिए अब दोनों परिवार उस झील की ओर निकल पड़ते हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। इस एपोकैलिप्स के बीच वही एक जगह है जहाँ वे संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बाद उन्हें आगे रास्ता ब्लॉक मिलता है। सब नीचे उतरकर देखते हैं कि वह एक फायर ट्रक है। उसके मेंबर शायद संक्रमित होकर मर गए थे और अब उन्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। ट्रक से लाशें निकालने के बाद सर्गे उसकी सीट पर बैठता है और ट्रक को सड़क से हटाने लगता है। जब वह ट्रक को साइड में लगाकर बाहर निकल रहा होता है तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर पड़े एक घायल आदमी पर पड़ती है। सर्गे उसे चेक करने लगता है, शायद उसे मदद की जरूरत हो, लेकिन वह आदमी उल्टा सर्गे के पेट में चाकू मार देता है। चोट बहुत गहरी होती है। उसका परिवार जल्दी से उसे गाड़ी में डालकर आगे बढ़ जाता है ताकि कहीं मदद मिल सके और उसका इलाज हो सके। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। वे सर्गे को एक खाली घर में ले जाते हैं। यहाँ उसकी एक्स वाइफ एरिना और उसकी मौजूदा पत्नी एना किसी तरह आसपास के घरों से सुई धागा मांगकर सर्गे के घाव की सिलाई करने लगती है। हालांकि उन्होंने घाव सिलना बंद कर दिया था, लेकिन इन्फेक्शन का क्या होगा? असल में उसे एंटीबायोटिक की जरूरत थी। सर्गे को लगातार तेज बुखार आ रहा था। एरिना नोटिस करती है कि जब वह उसके पास रहती है तब सर्गे बुखार के होश में अपनी एक्स वाइफ एरिना का ही नाम ले रहा था। इसी दौरान लियोन एक लोकल डॉक्टर ढूंढ लाता है जो एक गाड़ी के बदले सर्गे को एंटीबायोटिक देने के लिए राजी हो जाता है और सभी इसके लिए मान जाते हैं। वह एक इंजेक्शन के बदले उनका खाने पीने से भरी गाड़ी ले लेता है, लेकिन इंजेक्शन के बाद सर्गे आखिरकार काफी बेहतर महसूस करने लगता है। सभी को लगता है कि अब वे अपनी यात्रा आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि कोई उनका सारा खाना चुरा ले गया है। वे जानते थे कि यह उनके पड़ोसियों ने ही किया है, क्योंकि इस गांव में सिर्फ वही लोग अपने घरों में जिंदा बचे थे। बोरिस और एरिना बंदूक लेकर पहले उनके घर में घुसते हैं और देखते हैं कि वहां तो सारे इन्फेक्टेड लोग उनका खाना खा रहे हैं, मतलब वह खाना अब उनके किसी काम का नहीं रहा। सभी खाली हाथ ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पावेल नाम का एक डॉक्टर भी मिलता है जो सर्गे के घाव की जांच करता है और उसे और दवाइयां देता है। यहाँ पावेल का चश्मा टूटा हुआ था, इसलिए एरिना अपने पति की मदद के लिए उसे अपनी एक कॉन्टैक्ट लेंस दे देती है। पावेल उन्हें बताता है कि वह एक डॉक्टर के रूप में कई जगह जाकर लोगों तक जरूरी दवाइयां पहुंचाता है। वह बताता है कि जब से वह पीछे वाले शहर गया था तब कुछ चोरों ने उसका सामान लूट लिया था और उसी दौरान उसका चश्मा भी टूट गया। लेकिन पावेल लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए वह खतरे के बावजूद अब भी लोगों की सहायता के लिए घूम रहा है। बाकी ग्रुप पावेल को अलविदा कहकर अपनी यात्रा जारी रखता है। जब वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक मुख्य पुल टूटा हुआ मिलता है। सभी समझ जाते हैं कि जिसे किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया था, मतलब अब उन्हें वापस जाकर किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा जो और लंबा होगा। लौटते समय उन्होंने नोटिस किया कि जिस रास्ते पर पावेल ने सर्च की मदद की थी अब वहां के गांव के लोग चोरी कर रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि महामारी फैलने के बाद सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए वे अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ से जाने वाले लोगों को लूट रहे हैं। अब पूरा ग्रुप पावेल को बचाने के लिए हवा में फायर करके गांव के लोगों को भगाता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब वे बाहर पावेल की मदद कर रहे थे तब पीछे से एक आदमी एंटन को गाड़ी में उठाने आया। एंटन डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलकर छिप जाता है। दूसरी तरफ पावेल गांव के लोगों के हमले में बहुत ज्यादा घायल हो गया। उसका बहुत खून बह रहा था, इसलिए सभी जल्दी से उसे गाड़ी में उठाकर वहां से निकल जाते हैं। जल्दी में उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि छोटा एंटन पीछे रह गया है। वह चिल्लाकर उन्हें बुलाता है, लेकिन तब तक सभी जा चुके होते हैं। छोटा एंटन डरते डरते जंगल के रास्ते से चलता रहता है। काफी देर चलने के बाद वह एक गांव देखता है
जो अजीब कारणों से पूरी तरह खाली पड़ा था। इसके कारण एंटन जल्दी से समझ जाता है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। जब वह देखता है कि यहाँ मिलिट्री घुस चुकी है और वे सामान्य लोगों को भी गोली मार रहे हैं जो संक्रमण से संक्रमित नहीं थे। एक सोल्जर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। एंटन भागते भागते पास के एक खाली हॉस्पिटल में जाकर एक बेड के नीचे छिप जाता है। यहाँ उस सोल्जर को उसे मारने का मौका मिलता है, लेकिन पीछे से किसी ने सोल्जर के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। यह व्यक्ति असल में एक डॉक्टर था। डॉक्टर बताता है कि अब मिलिट्री सामान्य लोगों को भी मार रही है। एंटन उसे सब कुछ बताता कि कैसे वह अपने परिवार से अलग हो गया। वह डॉक्टर अब एंटन को अपने साथ लेकर इस गांव से निकलता है। यहाँ हर जगह मिलिट्री फैली हुई थी। भागते भागते एंटन के पैर में चोट लग जाती है, फिर भी डॉक्टर उसे पीछे नहीं छोड़ता और किसी तरह उसे अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर आता है और उसका इलाज करता है। वह एंटन को अपने साथ जंगल के बीचों बीच एक छोटे समुदाय में ले जाता है। वहाँ आसपास के गांव के लोग मिलिट्री के डर से छिपे हुए थे। डॉक्टर आते हैं और सबको बताते हैं कि उन्हें मिलिट्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। हालांकि मिलिट्री ने लाउड स्पीकर के जरिए झूठा दावा किया था कि वे उनके इन्फेक्शन का इलाज करने आए हैं, इसलिए सब लोग बाहर मिलिट्री के पास आने के लिए कहते हैं। लेकिन सभी लोग पहले से ही सच जानते थे और सब लोग एक घर के बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। जो ऊपर रह गया था और सो रहा था उसे सोल्जर देख लेता है और चूंकि आसपास कोई आम आदमी नहीं था इसलिए वे उसे गोली मार देते हैं। इसे देखकर सभी लोग और गुस्से में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि मिलिट्री उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है और अब वे सब मिलकर उनसे बदला लेने का निर्णय लेते हैं। एक सदस्य बताता है कि वह पहले सोवियत में सोल्जर था और उसके पास अब भी पुराने हथियार है। सब मिलकर इन हथियारों के जरिए मिलिट्री बेस पर हमला करने का निर्णय लेते हैं, जिसे रिटायर्ड सोल्जर लीड करेगा। वही डॉक्टर एंटन को गांव के बाकी बच्चों के साथ एक गोदाम में छिपा देता है और फिर वह खुद भी बाकी लोगों के साथ उस मिलिट्री कैंप पर हमला करने निकल जाता है। अगर वह वहां से मिलिट्री को भगा दे तो शायद वे उनके इलाके से चले जाए। जब सभी कैंप के पास पहुंचते हैं तो वे अपने हथियार कपड़ों में छिपाकर मिलिट्री को झूठ बोलते हैं कि वे उनके घोषणा के बाद यहाँ आए हैं। वे जानते थे कि अंदर जाकर ही वे सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तभी डॉक्टर सर्गेई अपने एक्स वाइफ एरिना को सोल्जर के साथ लड़ते हुए देखता है, जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि ये निश्चित रूप से एंटन के माता पिता है, जिन्हें उसने अपने गांव में छिपाकर यहाँ लाया था। लेकिन अब गांव के लोग मिलिट्री पर हमला करेंगे और वह कभी भी एंटन के माता पिता को अपनी लोकेशन नहीं बता पाएगा। एंटन के माता पिता यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ से उनकी कहानी यह दिखाई देती है कि जब उन्होंने पब्लिक में कुछ दूरी पर आकर इलाज किया, तभी एरिना को एहसास होता है कि उसका बेटा एंटन तो पीछे रह गया था। सभी तुरंत उस जगह की तरफ लौटते हैं जहां पहले उनके गांव वालों के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन अब उनका बेटा वहां आसपास कहीं नहीं था। एरिना बहुत बुरी तरह रो रही थी कि उसने अपने अकेले बेटे का ध्यान नहीं रख पाया। तभी बोरिस नोटिस करता है कि सड़क किनारे छोटे छोटे पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। वे समझ जाते हैं कि ये निशान एंटन के ही होंगे। वहां से सभी ग्रुप मेंबर्स एंटन के पैरों के निशान का पीछा करके उस गांव तक पहुंचते हैं जहां एंटन सबसे पहले गया था। लेकिन अब वहां कोई जिंदा नहीं था, बल्कि सैकड़ों घर खाली पड़े थे। एरिना और सर्गेई बहुत रोते हुए उनके बीच से एंटन को खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अब कहीं भी कोई सुराग नहीं है। तभी ऊपर से मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो नीचे पाम्फलेट फेंक रहा था कि वे छिपे हुए लोगों को अपनी ओर बुला रहे हैं। सभी सोचते हैं कि शायद एंटन वहां गया होगा। यह सोचकर सारे ग्रुप के मेंबर मिलिट्री बेस की ओर पहुंचते हैं और आसपास जाकर सभी से पूछते हैं कि क्या किसी ने छोटा एंटन देखा है। यही उस समय उनके साथ आए डॉक्टर ने उन्हें एंटन की लोकेशन के बारे में बताने ही वाला था कि गांव वाले सैनिकों पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बाकी आम लोग भी मिलिट्री पर झपट पड़ते हैं। इस अराजकता में आखिरकार डॉक्टर सर्गेई और एरिना को उनके बेटे एंटन का लोकेशन बताता है कि कैसे वे उसे एक अस्पताल में पाएंगे और अब वह पास के एक गांव में बाकी बच्चों के साथ छिपा हुआ है। सभी जल्दी से वहां पहुंचते हैं, लेकिन अब बाकी बच्चे उन्हें बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि जेंटन दूर शहर से आया है और उसका पिता सर्गेई एक धनी परिवार से था, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने आप को वहां से अलग कर लिया। एरिना यह देखकर बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने एंटन को ढूंढ लिया, लेकिन अब उसका बच्चा वहां अकेले कैसे बच पाएगा, यह सोचकर वह बहुत परेशान हो जाती है। एरिना ने सर्गेई के पास इतनी भारी बर्फबारी के बीच ऑन्टन का नाम पुकारते हुए पूरे गांव में चिल्लाया और सौभाग्य से अंत में ऑन्टन को एक पुराने बिल्डिंग में छुपा हुआ पाया। एरिना ने अपनी दुनिया फिर से पाली। अब पूरा ग्रुप अपने गंतव्य की ओर जाने से पहले डॉक्टर से फिर से मिला और सर्गेई ने अपने बचे हुए थोड़े से खाने में से उस डॉक्टर को खाना भेंट किया, जिसने इस कठिन परिस्थिति में भी उनके बच्चे इंदौर की जान बचाई थी, और वह उसे अंतिम विदाई देता है। अब सभी ग्रुप मेंबर फिर से सुरक्षित लोकेशन की ओर जाने के लिए तैयार थे, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर थी। लेकिन अभी उनके सामने एक और बड़ा संकट इंतजार कर रहा था। जब सर्गेई की वर्तमान पत्नी एना अपनी कार में थी, तो उसे अचानक अस्वस्थता महसूस हुई और पता चला कि वह भी किसी तरह संक्रमित हो गई थी। सर्गेई मुश्किल में था कि वह क्या करे। वह एना को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी एक्स वाइफ एरिना और पड़ोसी लियोनो कहते हैं कि अगर वे एना के पास रहते हैं
तो वे भी संक्रमित हो जाएंगे और सभी मर जाएंगे। इसलिए उन्हें एना को वहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन सर्गेई ने अपनी पत्नी एना को पीछे नहीं छोड़ा और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि एना को एक अलग कार में भेजा जाएगा, जबकि सर्गेई और एना और उनका बेटा मिशा दूसरी कार में होंगे, ताकि बाकी मेंबर एना के संपर्क में आकर संक्रमित न हों। सबसे पहले एना की कार चली, फिर सर्गेई और मिशा की कार और अंत में बाकी सभी मेंबर। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एना की तबीयत बिगड़ गई और वह गाड़ी नहीं चला सकती थी। मिशा ने बताया कि उसने पास में एक घर देखा था। सभी ने एना को उठाकर उस घर में ले जाया। पहले बाकी ग्रुप मेंबर अंदर जाकर देखे कि क्या वहाँ कोई पहले से मौजूद है। सभी लाइटें जल रही थी लेकिन अंदर कोई नहीं था। ग्रुप ने जल्दी से एना को एक अलग कमरे में ले जाकर अलग कर दिया ताकि उसकी संक्रमण बाकी मेंबर तक न पहुंचे। उनके साथ डॉक्टर पाबेल भी थे, जिनके पास कुछ बेसिक दवाइयाँ थीं। इसलिए उन्होंने अब एना को एंटीबायोटिक और ग्लूकोज देने का निर्णय लिया। सर्गेई खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर एना को दवाइयाँ देने जा रहा था। तभी बाबेल उसे रोक देता है। वह उसे अपनी कहानी बताता है कि जब शुरुआती संक्रमण फैला था तब उनके अस्पताल में बहुत से मरीज आए और उनका इलाज करने में अस्पताल के सभी डॉक्टर संक्रमित होकर मर गए। लेकिन बाबेल खुद कभी संक्रमित नहीं हुआ, बल्कि वह तब से ही जगह जगह घूमकर लोगों की मदद कर रहा था। इसलिए उसे लगता है कि शायद वह उस नए संक्रमण से प्रतिरक्षित इम्यून हो गया है। उसका शरीर ऐसे एंटीबॉडीज बना चुका है जिन पर संक्रमण का असर नहीं पड़ता। वे दोनों बातें कर रहे थे कि तभी दूर से मैरीनर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में उसने एक कमरे में बहुत सारे लोगों के शव देखे और आसपास के सबूतों से सब समझ गए कि यह घर एक मिलिट्री ऑफिसर का था जिसकी पूरी फैमिली संक्रमण में आ गई थी। और वहां से निकलकर उन्होंने आसान रास्ता चुना। सभी जल्दी उस कमरे को खाली कर देते हैं क्योंकि अब उनकी समस्या और बढ़ गई है। यानी अगर संक्रमित लोग अभी भी इस घर में है तो वे खुद भी संक्रमित हो सकते हैं। वहीं वे एना को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। सर्गेई को अपनी पूर्व पत्नी एरिना और बेटे एंटन की भी चिंता थी, लेकिन वह अपनी वर्तमान पत्नी एना को छोड़ भी नहीं सकता। सर्गेई चिंतित था क्योंकि एना के संक्रमण से बचना असंभव था। सर्गेई कहता है कि इस संक्रमण में किसी की मौत 3 दिन में हो जाती है, इसलिए वे 3 दिन तक एना के ठीक होने का इंतजार करेंगे। शायद उसे कोई सामान्य बीमारी हुई है। अब सभी मिलकर घर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से में वे लोग होंगे जो अभी तक एना के पास थे और जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है, और दूसरे हिस्से में वे लोग होंगे जो एना के पास तक नहीं गए थे। पोलिना जानती है कि कल रात जब वह एना को खाना देने गई थी तो एना की आंखों का रंग बदल गया था, मतलब वह संक्रमित हो गई है। लियोन कहता है कि वह अपनी गर्भवती पत्नी मैरीना को इस खतरनाक स्थिति में नहीं रख सकता। वह सिर्फ एक रात वहीं रुकेगा। दूसरी तरफ मेशा, जो सर्गेई और एरिना का बेटा है, अपनी मां की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। असल में मेशा बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन अब पोलिना से दोस्ती होने के बाद उसे अच्छा लगने लगा था। सुबह होते ही लियोन यह फैसला कर लेता है कि वह अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड एना के पास नहीं रहने देगा। वैसे भी उसकी पत्नी मां बनने वाली है, इसलिए वह बोरसारी से लोकेशन लेकर कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ पहले अकेले वहीं चला जाएगा और वहां जाकर सबका इंतजार करेगा। यह सुनकर सर्गेई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मुश्किल समय में लियोन की फैमिली ने उनकी मदद की थी। फिर भी वे अपना असली रूप दिखा देते हैं। नशे की हालत में सर्गेई अपने पिता के पास जाकर कहता है कि उन्हें और एरिना तथा एंटोन को यहाँ से चले जाना चाहिए। सर्गेई को लगने लगता है कि सब लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसकी एक्स वाइफ एरिना उसके पास आती है और उसे संभालती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि अगर एना को कुछ हो भी जाता है तब भी सर्गेई के पास उसकी दूसरी फैमिली मौजूद है। दूसरी ओर एना धीरे धीरे मर रही थी और उसे बचाने के लिए पावेल एक आखिरी तरकीब अपनाता है। उसे पता चलता है कि उसके खून में एंटीबॉडीज है। वह इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है, इसलिए वह अपना खून निकालकर एना की नस में इंजेक्शन के जरिए डाल देता है। शायद उसकी एंटीबॉडीज एना के इन्फेक्शन को ठीक कर सकें। पूरा दिन सभी लोग इसी चिंता में गुजारते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज एना की जिंदगी का आखिरी दिन है। सुबह मेशा डरते हुए अपनी माँ को देखने जाता है जो बेहोश हालत में पड़ी थी। भारी मन से मेशा सबको बुरी खबर सुनाने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से उसे एना की आवाज सुनाई देती है। एना खुद चलकर बाहर तक आ चुकी थी। उसके आंखों का रंग भी अब सामान्य हो गया था। मेशा यह देखकर दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसकी माँ अब ठीक हो चुकी थी। दूसरी तरफ सर्गेई और पावेल भी जांच करके कंफर्म करते हैं कि अब एना को कोई समस्या नहीं है। यहाँ सर्गेई बहुत खुश होता है और पावेल को धन्यवाद देता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोरिस को खोजने के बाद वे उसे प्रेयर रूम में बेहोश स्थिति में पाते हैं। पावेल उसे चेक करता है और बताता है कि बोरिस को हार्ट अटैक हुआ है। अब यहाँ से बोरिस अपने बेटे सर्गेई को आखिरी बार कहता है कि खुदा ने उसे एन और एरिना दोनों को फिर से बचा दिया है। अब से उसे दोनों का ख्याल रखना होगा। अंततः बोरिसा मर जाता है। उसने अपनी फैमिली को बचने का एक मौका दिया। वह जिस लेक केबिन में था वह उसका अपना था, इसलिए अब सब फैसला करते हैं कि वे बोरिस का शव वही लेक में ले जाकर दफन करेंगे। सब अपना सफर जारी रखते हैं। तभी वे रास्ते में लियोन की गाड़ी उल्टी हुई देखते हैं। लियोन ने इन्फेक्शन के डर के कारण अपनी पत्नी मरीना और बेटी पोलिना के साथ एक दिन पहले ही निकल लिया था। यहाँ पावेल और सर्गे देखते हैं कि गाड़ी पर खून के धब्बे भी है, मतलब किसी को चोट लगी है, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। अब सवाल है कि लियोन और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। एक दिन पहले का दृश्य दिखाई देता है जब लियोन गाड़ी लेकर लेक की ओर जा रहा था
तभी मरीना की वाटर ब्रेक गाड़ी में ही हो जाती है। वह चिल्लाने लगती है और इस ध्यान भंग के बीच लियोन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सड़क किनारे पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मरीना का बच्चा बच नहीं पाता। लियोन फिर सर्गे की फैमिली को पीछे छोड़कर पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है। एक्सीडेंट में मरीना की हालत तो खराब थी ही, साथ ही वह अपने बच्चे को खोने के शोक में भी थी। वहीं पोलिना भी हड्डी हड्डी थक चुकी थी। तभी एलियन जंगल के बीच में एक केबिन देखता है। गन पॉइंट पर अंदर जाने की कोशिश करता है। असल में यहाँ केवल एक महिला अकेली रहती थी, इसलिए लियोन उसे आसानी से बंधक बना लेता है और मरीना की पोलिना को घर में ले आता है। बाहर तो वे ठंड में मर रहे थे, इसलिए वह जल्दी से घर के मालिक को बेसमेंट में बंद कर देता है और अपनी पत्नी को आग की गर्मी में खाना बनाने के लिए मजबूर करता है। वे सोचते हैं कि इस समय अपने परिवार के लिए यही करना जरूरी है। हालांकि पोलिना को यह पसंद नहीं आता और वह बेसमेंट में घर के मालिक को खाना और पानी देती रहती है। मरीन की मानसिक स्थिति अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत खराब हो गई थी। पोलिना और लियोन इस बात को लेकर चिंतित थे कि मरीन क्या करेगी। मरीन लगभग हेलुसिनेशन में रहने लगी थी, सोचती रहती कि उसका बच्चा अभी भी जीवित है। तीनों अब केबिन में रहने लगे क्योंकि बाहर वे कहीं भी नहीं जा सकते थे। एक दिन जब मरीन सोकर उठी तो घर की मालिक जो बेसमेंट में बंद थी, वह धोखे से मरीन से खुद को आजाद करवा लेती है। इसके बाद वह महिला उल्टा लियोन, पोलिना और मरीन को ही बेसमेंट में बंद कर देती है। यहाँ लियोन मरीन को समझाता है कि अब उनका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे हिम्मत दिखानी होगी। इस समय मरीन लियोन के सामने सबसे बड़ा रहस्य उजागर करती है। असल में वह बच्चा लियोन का कभी था ही नहीं। मरीन कभी डांसर थी और बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी। वह भी नहीं जानती कि बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि बार में बहुत लोग आते थे। इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह किसी बड़े आदमी को फंसाकर उसके साथ सेटल हो जाएगी। एक रात मरीन लियोन को बार में देखती है, जब लियोन अपनी पहली पत्नी यानी पोलिना की मां की मृत्यु के बाद दुख में शराब पी रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर मरीन लियोन को अपने प्रेम में फंसा देती है और उससे शादी कर लेती है। यह सच्चाई जानकर पोलिना और लियोन दोनों बहुत दुखी थे कि मरीन ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। फिर भी लियोन कहता है कि वह मरीन को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसने उसके साथ कुछ भी किया हो। इस बीच जब सार्गेई का ग्रुप लियोन की गाड़ी उल्टी पाई तो वे उसे ढूंढते हैं, लेकिन नहीं पाते। उन्हें लगता है कि लियोन अपने परिवार के साथ किसी दूसरी गाड़ी में चला गया है, इसलिए वे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। मिशा इस निर्णय से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी चिंता पोलिना के लिए बहुत थी। मिशा ने अब तक पोलिना को अच्छे से समझा था और वह चाहती थी कि वे पोलिना को आसपास ढूंढते रहें। गुस्से में मिशा अकेले पोलिना को खोजने निकल पड़ता है। तभी उनके ऊपर फिर से हमला होता है और पाबेल उसका इलाज करता है। अब सभी मिलकर उसे लेक तक ले जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ उनका आगे का रास्ता बहुत ही स्मूथ था और 2 दिन बाद वे अंततः सही सलामत पहुँच गए। सेर्गे ने कहा कि उसके पिता बोरिस की भविष्यवाणी सही थी। इस लोकेशन पर बहुत कम लोग आ सकते हैं, शायद आसपास 1-2 लोग हों, लेकिन हजारों किलोमीटर तक यहाँ कोई गांव नहीं है, इसलिए वे सभी यहाँ सुरक्षित रहेंगे। हालांकि मिशा अभी भी गुस्से में था क्योंकि उसे पता था कि पोलिना का परिवार यहाँ नहीं पहुंचा था। अब वे पैदल चलते हुए एक बोट केबिन तक पहुंचते हैं, जो रास्ते के बीच में था। यहाँ उनके पास प्राकृतिक पानी का स्रोत था और लेग से वे मास्क भी पकड़ सकते थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारा खाना और सप्लाई अपने साथ लाया था। जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनका लॉक तोड़ दिया है। वे समझते हैं कि पहले ही कोई यहाँ आकर रहने लगा है। अगर अंदर कोई नहीं है, मतलब कोई बाहर आग जलाने के लिए लकड़ी लेने गया है। तभी वे अंदर किसी के आने की आवाज सुनते हैं और सभी छिपकर उसका इंतजार करने लगते हैं। असल में यह सिर्फ एक लड़का था और सेर्गे उसे गन पॉइंट पर बताता है कि यह असल में उसकी संपत्ति है, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना होगा। सेर्गे उसे गन पॉइंट पर लेक तक लेकर जाता है। अब वह लड़का जानता था कि लेक से बहुत दूर तक कोई गांव या घर नहीं है, मतलब वह ठंड में मर जाएगा। इसलिए वह बहाना बनाकर सेर्गे को मारने की योजना बनाता है। हालांकि सेर्गे चालाक था और लड़के के हमला करने से पहले ही उसे गोली मार देता है। उसे खुद भी बुरा लगता था कि उसके हाथों किसी की जान गई। वह वापस अपने परिवार के पास आता है। उसके पिता बोरिस का शरीर वह लेक के किनारे दफन कर देता है। बोरिस ने उनके रास्ते दिखाए थे जब वे कठिन परिस्थितियों में थे और यहाँ से सभी मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वे जानते थे कि बाहर शायद बहुत कम लोग ही संक्रमण से बचे होंगे, इसलिए वे सभी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि एरिना समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। जब एना संक्रमण से बीमार थी तब उसे लगता था कि सेर्गा फिर से उसके पास आएगा, लेकिन एना बच गई। दूसरी ओर सेर्गा अपने 2 बेटे एंटोन और मिशा को झील के पास मछली पकड़ना सिखा रहा था। अब सब कुछ शांत था। बाकी दुनिया में जो हत्याकांड हुआ उसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। हालांकि मिशा अभी भी पोलिना को लेकर चिंतित था। उसे डर था कि उनके साथ कुछ गलत न हो जाए। वे यहाँ एक दिन पहले ही पहुँचे थे, लेकिन यहाँ आने में उनके लिए बहुत समय बीत चुका था और पोलिना का परिवार अब तक यहाँ नहीं आया था। अगले सुबह जब एरिना अपने सामान लेने कार के पास गई तो उसने देखा कि उनकी कार अब गायब थी। शुरू में सेर्गा सोच रहा था कि किसी ने उनकी कार चोरी कर ली है, लेकिन बाद में उसने पता लगाया कि मिशा भी गायब है। एना ने बताया कि मिशा सुबह से ही, जब से वह सेर्गा के साथ मछली पकड़ने गया था, गायब था। यह सुनकर सेर्गा और भी डर गया क्योंकि वह तो आज मछली पकड़ने भी नहीं गया था।
सबने जल्दी से दौड़कर जमा हुई झील के पास जाना शुरू किया। वहां उन्हें टूटे हुए बर्फ का एक हिस्सा मिला जिस पर मिशा का स्कार्फ पड़ा था। इसका मतलब मिशा अकेले मछली पकड़ने आया था और बर्फ टूटने से वह ठंडे पानी में गिर गया। एना बहुत बुरी तरह रो रही थी। सैरगा कोशिश कर रहा था कि कहीं मिशा दिख जाए, लेकिन पानी में कोई नहीं था। सैरगा रोते रोते एना से माफी मांगता है कि उसे अपने साथ मछली पकड़ने नहीं ले जाना चाहिए था। एना कहती है कि मिशा पोलिना को लेकर चिंतित था, इसलिए ऐसा नहीं कि उसने खुद पानी में छलांग लगाई। दूसरी ओर जो कार सैरगा के कैबिन से गायब हुई थी वह दिखाई देती है। वहां खुलासा होता है कि मिशा कार में ही था। असल में वह पोलिना को ढूंढने के लिए ड्राइव कर रहा था और वहीं चला गया जहां उनकी कार उल्टी हुई थी। वह पोलिना को लेकर चिंतित था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर उसने पहले बर्फ को तोड़ा और अपना स्कार्फ वहीं छोड़ दिया ताकि उसका परिवार सोचे कि वह मर गया और उसे ढूंढने न आए। फिर वह कार लेकर वापस आया। अब वह कार के पास के जंगलों में घूम रहा था ताकि कहीं जाकर पोलिना के परिवार को ढूंढ सके। दूसरी ओर पोलिना अपने परिवार के साथ उस महिला के बेसमेंट में कुछ दिनों से बंद थी। वह महिला उनके प्रति पूरी तरह निर्दयी थी। वह उन्हें पूरे दिन में केवल थोड़ी सी पानी देती ताकि वे न मरे। कभी कभी वह लियोन को बांधकर ठंड में लकड़ी काटने के लिए मजबूर करती और इसके बदले उसके परिवार को केवल खाने के लिए कच्चा मांस देती। यहाँ लियोन भी अपनी बेटी पोलिना की पत्नी मेरिना के लिए सब सहन कर रहा था। इतने दिनों की यातनाओं के बाद एक रात वह महिला लियोन को बैटरी से बांधकर उसे तकलीफ पहुंचाती है। उसके पास एक गाना भी था। इस जंगल में उनकी चीखों की आवाज को कोई भी सुन सकता था। दूसरी ओर रात होते ही मेशा परिन को ढूंढते ढूंढते इस केबिन की ओर आ गया। उसने रास्ते में पोलिना के कपड़े भी पाए थे और अब वह जंगल में एक केबिन की लाइट जलती देखता है। मेशा बहुत खुश हुआ कि पोलिना का परिवार यहीं आया है। खुशी में वह केबिन की ओर दौड़ने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे जब कोई उसे नहीं समझता था सिर्फ पोलिना ही उसे सहारा देती थी। लेकिन जब वह केबिन की ओर दौड़ रहा था तभी वह एक जाल में फंस जाता है। वह जाल काफी मजबूत था। मेशा चाहकर भी उसे हाथ से तोड़ नहीं सकता था, इसलिए अब वह अपने पिता से चोरी किया हुआ एक गाना निकालता है और जाल के तार में आग लगाता है। यही वह समय था जब भीतर वह महिला लियोन को यातना दे रही थी। तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज आती है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए लियोन बैटरी से बंधे होने के बावजूद उस महिला पर हमला कर देता है। वह उस पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन खुद को छुड़ाकर लियोन आखिरकार उस महिला के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। पोलिना और मेरिना को वह ऊपर ले जाता है। अब मेरिना रोते हुए अपने पति से क्षमा मांगती है। वे जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि गोलीबारी किसने की थी। बाहर जाकर वे मेशा को बेहोश अवस्था में पाते हैं और समझ जाते हैं कि मेशा उन्हें ढूंढते हुए अब तक यहाँ तक पहुँच गया था। अब लियोन जल्दी से मेशा को उसके जाल से बाहर निकालता है और उसके घाव का इलाज करता है। होश आने के बाद मेशा उन्हें सब बता देती है कि उनका ग्रुप उस जगह पहुंच चुका है जहां वे आराम से रह सकते हैं। लियोन मेशा का धन्यवाद करता है और अब वे सभी मेशा की गाड़ी में बैठकर वहां जाते हैं। जाने से पहले लियोन घर के मालिक को बेसमेंट से बाहर निकाल देता है। वह उससे बदला ले सकता था, लेकिन अब तक वह पूरी तरह बदल चुका है। उसने अपनी पत्नी मेरिन को माफ कर दिया, जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। अब लियोन ने बदला लेना छोड़ दिया है। वह सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि उसका परिवार अब भी उसके साथ है। सभी जीवित है। सभी मिलकर मेशा की गाड़ी से बर्फ साफ करते हैं। हालांकि अब वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी लियोन ध्यान देता है कि उसके पास थोड़ी जानकारी है। वह जेम की तरह मैकेनिक का काम भी जानता था। उसने उनकी गाड़ी स्टार्ट करवा दी। अब मेरिना सबके सामने अपने काम की पछतावा व्यक्त करना चाहती है। उसने किसी और के बच्चे को लियोन के ऊपर डाल दिया था क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी की मृत्यु पर दुखी थी। हालांकि लियोन फिर भी उसके साथ नहीं छोड़ा और अब वह पादरी से सच में लियोन के साथ विवाह करने की बात कहती है। पीछे से मेशा भी पोलिना के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों शादी की बात कहते हैं। पादरी दोनों जोड़ियों की शादी करा देता है। यहाँ कोई मेहमान नहीं, कोई पार्टी नहीं, लेकिन यह बहुत ही साधारण शादी दोनों के लिए बहुत खास थी। इसके बाद रात में अचानक उनके केबिन के पास एक विस्फोट होता है। सभी बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। असल में यह एक विमान था जिसके पायलट शायद संक्रमित हो गए थे और यह विमान यही क्रैश कर गया। वे विमान के मृत लोगों को देखकर समझते हैं कि अभी भी बाहर की दुनिया बहुत बुरी हालत में है। पाबेल और भी चिंतित हो गया क्योंकि वह खुद डॉक्टर होते हुए यहाँ शांति से जीवन बिता रहा है, जबकि बाहर पूरी दुनिया के लोग मर रहे हैं। अगले दिन सुबह वह सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि वह फिर से मुख्य सिटी जा रहा है। वह यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसने अपना उद्देश्य ही भूल गया कि उसे लोगों की जान बचानी है। अब वह पहले से ही जानता था कि उसके खून से संक्रमण का एंटीडोट बनाया जा सकता है, इसलिए अब वह नेशनल लैब में जाकर एंटीडोट बनाने पर काम करेगा ताकि दुनिया को संक्रमण से बचाया जा सके। पाबेल सभी को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ आते देखता है। वास्तव में यह मिशा ही थी जिसने लियोन के परिवार को यहाँ लाया था। सार्जे दौड़कर मिशा को गले लगा लेता है। उन्हें तो लगता था कि वह मर गई थी। सार्जे अब अपने दोनों परिवार एरिना और एना को अपने साथ देगा। अब तो लियोन का परिवार भी यहाँ आ गया है और वे सभी मिलकर लंबे समय तक शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। दूसरी ओर पाबेल तो एंटीडोट बनाने गया है।
इसलिए जब उसका एंटीडोट पूरे दुनिया को फिर से सामान्य बनाएगा, तब वह उन्हें यहाँ से लेने आएगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह पूरी सीरीज यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।